आज हम कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और उसकी पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। ये 5वां चैप्टर है दूसरी बुक का और ये पेपर में आता है, बोर्ड के पेपर में। एक दलीय वर्चस्व। एक दलीय वर्चस्व का मतलब है कि एक दल का दबदबा। किस तरह से पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहा, तो इसमें सबसे पहले है पहला आम चुनाव 1952 में जब हुआ तो कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने 16 सीटें जीती। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। दूसरा आम चुनाव था जिसमें 1957 में हुआ था। उसमें भी पहले की तरह स्थिति रही। कांग्रेस ने लगभग सभी जगह आराम से चुनाव जीत लिया और कांग्रेस को इस बार 371 सीटें मिली। तो क्योंकि कांग्रेस एक सिंगल पार्टी थी जो पूरे राष्ट्र में फैली हुई थी और दूसरी कोई उसके अपोजिट कोई पार्टी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस जीत रही थी। कोई बड़ी पार्टी नहीं थी उसके आगे। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने, पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव दोबारा से दिखा और कांग्रेस केरल में सरकार नहीं बना पाई। तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इसमें भी जब हुआ तो उसमें भी कांग्रेस बड़े आराम से जीत गई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। चुनाव में कोई सख्त प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं था जो उनके खिलाफ लड़ा हो, जो उनको हरा सके। इस चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 361 सीटें जीती और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण आते हैं। क्यों कांग्रेस लगातार जीतती रही, इसके भी कारण थे। प्रसिद्ध नेता थे इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एस के कामराज, के कामराज, ये निजलिंगप्पा। तो ये जो प्रसिद्ध नेता थे जिनकी वजह से कांग्रेस जीती। कांग्रेस सुसंगठित पार्टी थी। कांग्रेस सुसंगठित मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। इसमें सभी पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बीच में कोई तोड़ आया हो। सब तरह से संगठित थी, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी और सभी इसका रूल्स मानते थे। जो भी नियम थे सभी लोग मानते थे। सबसे पुराना राजनीतिक दल। कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1885 में और इसलिए ये सब लोगों को इसके बारे में जानकारी भी थी। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, और पूरे भारत में ये अकेली ऐसी पार्टी थी जिसमें का पूरे भारत में व्यापक नेटवर्क था। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके नेता जो थे वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत को आज़ाद कराने में इन नेताओं का भी हाथ था। सबको समेटकर मेल जोल के साथ चलने की प्रवृत्ति, सबको समेटकर साथ चलने की प्रवृत्ति थी कांग्रेस। अब इसके मतलब सब लोगों को साथ लेकर, ये क्योंकि विचारात्मक और सामाजिक गठबंधन की पार्टी कहलाती थी। जो भी अमीर गरीब, गर्मपंथी नरमपंथी सब इसमें समाहित हो जाते थे। इसके बाद आता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या थी? सामाजिक गठबंधन वाली पार्टी थी। कांग्रेस की प्रकृति जो थी एक सामाजिक गठबंधन की थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक और उच्च वर्ग और सभी जाति के लोग शामिल थे।
मतलब कोई भी भेदभाव नहीं था लोगों में, जो भी इसमें शामिल होना चाहता था आसानी से शामिल हो जाता था। विचारात्मक गठबंधन किस तरह से था? नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्ग को समाहित किया गया था। नरमपंथी जो नरम मतलब हिंसा पे विश्वास नहीं करते थे, गरमपंथी जो हिंसा पे विश्वास रखते थे, दक्षिणपंथी जो पूंजीवाद के समर्थक थे, और वामपंथी जो समाजवादी के समर्थक थे। तो इस तरह से सभी तरह के लोग इसमें शामिल थे। गठबंधनी स्वभाव, शुरू से ही गठबंधन सबको मिलाकर चलने की प्रवृत्ति ने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। और नेटवर्क स्थानीय स्तर तक, इसका नेटवर्क उच्च या वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित था। इसमें खेत में काम करने वाले किसान और गांव गांव की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी थे, और सुसंगठित पार्टी थी ये। बिल्कुल ही सब सब दलों के लोग इसमें शामिल हो जाते थे। तो ये एक सुसंगठित पार्टी थी, और सबका जो नियम वगैरह थे सब कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप ही चलते थे। स्वाधीनता संग्राम में भी इस पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कांग्रेस के समक्ष 3 तरह की चुनौतियां थी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि जितना अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। जवाहरलाल नेहरू, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती में था जवाहरलाल नेहरू, जब 1952 में, 1957 में, 1962 में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1964 में मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, तो उनके बाद ये प्रश्न सामने आ गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इसका भी जल्द हल निकाल दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री उस समय जो थे कांग्रेस में शामिल थे, और उस समय जय जवान लाल बहादुर शास्त्री को उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री के समय 2 मुख्य चुनौतियां थी, खाद्य संकट, पाकिस्तान से युद्ध। खाद्य संकट था और पाकिस्तान से युद्ध। खाद्य संकट यानी कि ये मानसून जो है ज़्यादा आया नहीं, बारिश ज़्यादा नहीं हुई और अकाल पड़ गया, तो खाद्य उत्पादन की वस्तुओं में कमी होने लगी, और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में। शास्त्री जी ने 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 जनवरी 1966 को उनका अचानक से ताशकंद में देहांत हो गया। फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तीसरी बार, जब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में बड़ा ही कड़ा मुकाबला था। लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी थी। मोरारजी देसाई जो थे बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद पर काम कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष पद में रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में भी उन्हें सूचना मंत्रालय सौंपा गया था। कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों से अपना मत हासिल करके जीत हासिल करी। 2/3 से अधिक उन्हें वोट मिले थे। पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया कि उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह के अनुसार काम करेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी को पहले कोई अनुभव नहीं था। वो नए पद पे काम करने जा रही थी, और उन्हें कोई भी इस चीज़ का प्रधानमंत्री का कोई भी अनुभव नहीं था। उनके काम का कि उनको कोई भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि उनके अकॉर्डिंग ही वे काम करेंगी।